पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फर्स्ट रिवीजन लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपसे, आज से हमारा रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है और पहले लेक्चर में हम यूनिट 1 रिवाइज करने वाले हैं। फाइन, आई विल ट्राई टू फिनिश द यूनिट 1 इन फर्स्ट लेक्चर। ड्यूअलिटी के अलावा बाकी सब मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, अगर रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि समझिए ये कैसे आया, समझा मैं आपको ऑलरेडी चुका हूं। अब सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्किट है जहां पर ये टोटल करंट है और यहां पर मेरे पास दो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस है बच्चों R1, एक है R2, और आपसे कहता है फाइंड द करंट अक्रॉस I1 एंड R2। ऐसा अरेंजमेंट आपको बार बार दिखेगा क्वेश्चंस के बीच में। तो सिंपल सा याद रखना है, करंट पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट ड्रॉन इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। मतलब मुझे अगर इस पर्टिकुलर आर्म में करंट निकालना है, इस वाले में, इन दिस पर्टिकुलर आर्म, तो मुझे इसके सामने वाले आर्म का रेजिस्टेंस लेना है, टोटल रेजिस्टेंस लेना है और टोटल करंट लेनी है। टोटल करंट बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, टोटल करंट निकालने के लिए हमेशा आपको इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको आपको वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको I2 मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू होगी करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसको बच्चों हम लोग करंट डिवाइडर बोलते हैं। करंट डिवाइडर नॉर्टन थ्योरम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा और जहां भी हम नोड एनालिसिस लगाएंगे, अभी आप देखोगे वहां हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां आता है, कंफ्यूजन यहां आता है भाई कि अगर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है तो बच्चे सोचते हैं अब क्या करना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को सीरीज में ले लेना है, ठीक है ना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, मान लीजिए ये सर्किट ऐसा हो, आगे एक और लगा हुआ है, अब भैया यहां पर मत लगा देना। अगर मैं इसको R3 बोल दूं और इसको R4 बोल दूं तो यहां पर मत बोलना कि सर इसमें निकालेंगे, नहीं, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सिंप्लीफाई कर लो फिर निकाल लो। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां से आएगा नहीं, बट यहां पर गलती होगी, तो हमें सेमेस्टर में गलती कम से कम करनी है, ठीक है ना, और छोटे से छोटे रास्ते से आंसर तक पहुंचना है, ठीक। तो ये हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। दूसरा बच्चों है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर ये भी एक ऐसा रूल है जो हम बहुत रेडिली यूज करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं, बट अगर हमें उसका एक्सप्रेशन सीधे पता होगा तो हमारे लिए टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। मान लीजिए ये है और आपसे कहा गया फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R1, तो बच्चों VR1 की वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज इनटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद रख लेंगे इसको। ऐसे ही VR2 क्या होगा बच्चों, V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वोल्टेजेस रेजिस्टेंस के रेशियो में चेंज होते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, वोल्टेजेस रेजिस्टेंस के रेशियोज में चेंज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलो दूसरा सबसे ज्यादा चीज जो हम यूज करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस में वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इसको मैं यहीं पर समझा देता हूं एक बार फिर से क्वेश्चन के हेल्प से। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का, ठीक है ना। दिस इज योर क्वेश्चन और आपसे बोल रहा है इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसका करंट सोर्स हमेशा ऐसा बनेगा, ऐसे, एंड एक रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब ध्यान देना है, जो ये रेजिस्टेंस आएगा इसकी वही वैल्यू होगी जो आपको यहां पर ऑलरेडी दी हुई है और करंट की वैल्यू हमेशा V/R होगी। तो यहां पर करंट की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 20/5 इज 4।
लेकिन गलती कहां होती है? गलती होती है कि हमें एरो हेड कहां बनाना है। तो ध्यान रखेंगे, वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ है, करंट का एरो हेड उधर ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फाइन, चलो अब आते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर, जिस पे सभी लोग कहते हैं कि सर डाउट है, वो है केवीएल। केवीएल कैसे लगाएं, बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलो कुछ चीजें आपको बताता हूं। इनफैक्ट मैं केवीएल लगाने के लिए, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप केवीएल और केसीएल लगाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट अ क्वेश्चन। मान लेता हूं यहां पर मेरे पास से 50 वोल्ट है। ठीक है ना, यहां पर मेरे पास 50 वोल्ट है और मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेज है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आपको केवीएल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर केवीएल नहीं आता तो फिर तो नेटवर्क मुश्किल होने वाली है। ये मेरा हो गया 100 वोल्ट, यहां पर मैंने मान लिया 20 ओम, यहां पर मैंने मान लिया 15 ओम्स, यहां पर मैंने मान लिया 30 ओम्स। चलो अब मुझे केवीएल से सभी आर्म्स में करंट निकालनी है, मान लेते हैं। ठीक है ना, या क्वेश्चन सीधे कह रहा है जस्ट अप्लाई केवीएल। तो केवीएल लगाना सीखते हैं। देखो केवीएल लगाने के लिए सबसे पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने लूप हैं। तो लूप और मेश का अगर आपको डिफरेंस जानना है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जाइए, वहां पर आपको टेक्निकलिटीज दी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुझे 2 लूप्स दिख रहे हैं, तो मैं 2 करंट मान लू, सिंपल। एक I1 मान लिया, एक I2 मान लिया। अब यहां पर भी कैच है। कैच क्या है बच्चों? जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो, वैसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो वहां से आप करंट की डायरेक्शन अगर लोगे तो आपके कैलकुलेशंस रिलेटिवली आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हर आर्म में हम करंट निकालेंगे। यहां पर बच्चों करंट कितना जा रहा है? I1 जा रहा है। यहां पर करंट कितना जा रहा है? यहां पर करंट जा रहा है, देखिए I1 यहां से आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, तो यहां पर करंट जा रहा है I1 प्लस I2। ठीक है ना, यहां पर करंट कितना जा रहा है? I2। अब कुछ नहीं करना है भाई, मुझे हर मेश में अलग अलग जाके केवीएल लगाना है। ठीक है ना, केवीएल इन मेश 1। मैंने पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। मेश 1 रूल क्या है? वोल्टेज ड्रॉप हमेशा नेगेटिव होगा। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा नेगेटिव होगा, वोल्टेज राइज हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, कब? जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। वी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब ऐसी चीजें होंगी। चलो यहां से स्टार्ट करना शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे हम। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या मिलता है? एक वोल्टेज सोर्स। मैं कहां से चल रहा हूं? मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूं, तो ये तो राइज है, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज है, तो राइज को मैं पॉजिटिव लिखूंगा। फिर मुझे एक रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक, मैं ऐसे ही चल रहा हूं, मुझे एक रेजिस्टेंस मिला। अब रेजिस्टेंस तो पैसिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट पे हमेशा ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप को मैं नेगेटिव रखूंगा, -15 I1। ठीक, फिर उसके बाद मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं पहुंचता हूं यहां पे, ये फिर से मैं देख रहा हूं कि मुझे एक रेजिस्टर मिल रहा है जो कि पैसिव एलिमेंट है, तो मैंने लिखा -20। अब की बार जरा देखते हैं इस पे करंट कितना है। इस पर तो करंट है भाई I1 प्लस I2। ये करते करते मैं यहां पर पहुंच गया और खत्म, मेरा पहला लूप खत्म, इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं बच्चों कैसे बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कोशिश करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसे चलना शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, मैं चल रहा हूं माइनस से प्लस, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो मैंने लिखा 100 प्लस का। फिर मुझे आगे क्या मिलता है? आगे मुझे एक रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस इज अ पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट है तो भाई मेरे को माइनस लिखना है। करंट इसमें कितना है? I2। उसके बाद मैं फिर से ऐसे चल रहा हूं, मैं ऐसे आया, ऐसे मुड़ गया भाई, क्योंकि मुझे वो रेजिस्टेंस तो कवर करना ही है। ठीक है ना, तो अब की बार मुझे क्या मिलता है? फिर से मुझे एक -20 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलता है जिस पर करंट है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन हैं, दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बच्चों अगर आप ध्यान से आपने वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड बताया था, क्रैमर्स रूल बताया था। तो अभी ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, आपके पास कैलकुलेटर है, आपको मैट्रिसेस सॉल्व करना आता है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सीधे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो भाई, हमें आंसर चाहिए, हमें आंसर मैच कराना है, ठीक है ना। तो सीधे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और I1 और I2 की वैल्यू निकालिए फटाफट। ठीक, चलो अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूं कि मुझे मेश की जगह नोड से करना है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे ये कमेंट्स में पूछते हैं कि सर मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, जब कभी भी मैं मेश एनालिसिस लगाऊंगा, इसको नोट कर लो कहीं, मेश एनालिसिस में मैं KVL का इस्तेमाल करता हूं और नोड एनालिसिस में बच्चों में KCL का इस्तेमाल करता हूं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पहले बेसिक समझ में आ जाए, फिर हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके सेमेस्टर में पूछे गए हैं। चलो भाई, जरा बेसिक से इसी क्वेश्चन को अगर मैं नोड एनालिसिस से करना चाहूं तो एक बार लेट मी रीड्रॉ द सर्किट। दिस इज 50 वोल्ट्स, यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर मेरे पास एक और रेजिस्टर है, यहां पर आई हैव गॉट अ 100 वोल्ट सोर्स। दिस इज 100 वोल्ट्स, ठीक है ना। वैल्यूज लिख लेता हूं फटाफट। दिस इज 30 ओम्स, दिस इज 15 ओम्स एंड दिस इज 20 ओम्स। अब ध्यान रखेंगे, अब की बार मुझे नोड एनालिसिस करनी है। तो नोड एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं नोड आइडेंटिफाई करूंगा। नोड क्या है भाई? नोड वो है जहां पर करंट डिवाइड होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहां पर करंट डिवाइड होगा। यहां पर मुझे दिख रहा है एक नोड बन रहा है, ठीक। नोड का एक वोल्टेज मान लीजिए V, ठीक। नोड एनालिसिस मतलब KCL, KCL मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू 0, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब रूल क्या है भाई? जिस नोड की मैं बात कर रहा हूं उस नोड पे मैं बैठ जाऊं। मैं V पर बैठ गया, अब मेरे लिए V का पोटेंशियल सबसे बड़ा है। यहां से 3 करंट्स मान लो, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, ये I3 मान लो। मान सकते हैं भाई, जिस नोड पे बैठो वहां से करंट मान लो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, I1 प्लस I2 प्लस I3 तो भाई 0 होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए। I1 का वैल्यू बताओ कितना होगा? I1 का वैल्यू होगा V माइनस 50 अपॉन 15, I इज इक्वल टू V अपॉन R। फाइन। ऐसे ही I2 का वैल्यू कितना होगा? I2 का वैल्यू होगा V अपॉन 20। ऐसे ही I3 का वैल्यू कितना होगा? I3 का वैल्यू होगा V माइनस 100 अपॉन 30। ठीक, अब तीनों को मेरे को ऐड करना है, तो V माइनस 50 अपॉन 15 प्लस V अपॉन 20 प्लस V माइनस 100 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। एक बार अगर V का वैल्यू आ गया तो I1, I2 और I3 तीनों का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये वो मेथड है जिससे हम नोड एनालिसिस करते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस की ही बात की है। आगे अभी क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो डिपेंडेंट सोर्सेस भी आ जाएंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे, सभी आपके सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे जिन बच्चों की तैयारी है उन्हें कितना आसान लगने वाला है। चलो एक चीज और, मैंने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एनालिसिस के सेकेंड लेक्चर में आपको स्टार डेल्टा बताया था बच्चों, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, तो ये मैं बता नहीं रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन के बीच में ही इसका इस्तेमाल होगा। ये हमने 2 जगह डिस्कस किया था, एक लेक्चर 2 में मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट के लेक्चर 2 में, दूसरा आपको 3 फेज में मिलेगा, जहां पे हमने स्टार डेल्टा कनेक्शंस देखे थे। वहां पर मैंने आपको स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन बताया था थ्रू अ न्यूमेरिकल। तो प्लीज मैं लेक्चर्स के, रिविजन लेक्चर्स के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा और उसे देखिएगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसपे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है, सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं, दैट इज सुपर मैश एंड सुपर नोड। हम सुपर मैश और सुपर नोड देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फाइन। अंग्रेजी की बड़ी पॉपुलर कहावत है, द easiest and the best way to deal with your fear is to face it। तो चलिए let's face our biggest fear, that is super mesh। सबसे पहले सुपर मैश की कंडीशन आती कहां पे? देखिए बच्चों, जब आपके पास 2 मैश, मान लीजिए ये पहला मैश है, ये दूसरा मैश है, इन दोनों मैशेस के बीच में एक करंट सोर्स लगा है। अब भैया इस करंट सोर्स पर ड्रॉप तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना तो इसको केवीएल पे इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट।
तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि सुपर मेश बन रहा है, ठीक है ना। सुपर मेश का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मेश एनालिसिस लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुपर मेश में हम केसीएल भी लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। सुपर मेश के क्वेश्चन में हम केसीएल भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं ये अभी देखते हैं। चलिए सबसे पहले मान लेता हूं इस मेश में करंट है I1, ठीक है। इस मेश में करंट है I2। अब दूसरे मेश में आप देखिए मैंने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही माना है, पुराने क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि I एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे लिख सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? I की वैल्यू लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो I के डायरेक्शन में कौन सा करंट है? I2 करंट I के डायरेक्शन में है और ऑपोजिट कौन सा है? I1। तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I2 माइनस I1? बिल्कुल लिख सकता हूं। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं इस नोड पे या इस नोड पे KCL लगा लूं, इस नोड पे या इस नोड पे KCL लगा लूं बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहां पर KCL लगाऊं तो अंदर आने वाले करंट कौन से हैं? I1 करंट अंदर आ रहा है, I करंट भी बच्चों अंदर आ रहा है, और बाहर कौन सा करंट जा रहा है? I2 करंट बाहर जा रहा है। तो यहां से मुझे यही इक्वेशन मिलती है, ठीक। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने लगाया KCL। दूसरा काम मुझे क्या करना है? अब जब मैं बच्चों KVL लगाऊंगा तो ध्यान रखेंगे KVL लगाते वक्त हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हम यहां से शुरू करेंगे और ऐसे मूव कर जाएंगे, मतलब इसको हम KVL में लेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कि KVL लगाते वक्त क्या 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 इक्वेशन आती है। चलिए लेट्स चेक आउट दी KVL इक्वेशन। KVL इक्वेशन कैसी आएगी बच्चों? KVL की इक्वेशन आएगी V माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। सीधे वही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, हम KVL सीधे इस लूप पे लगाएंगे, फाइन। अब मेरे पास दो इक्वेशन होंगी, दो अननोन होंगे, मैं वहां से वैल्यू निकालूंगा। अब ऐसे तो बड़ा आर्बिट्री लग रहा है, आपको भी लग रहा है सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन भी कौन सा करेंगे? सुपर मेश का करेंगे। इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए ये मान लेता हूं क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे सुपर मेश बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे सुपर मेश बन रहा है, तो पहले कुछ नहीं करना है, जो थंब रूल था, जो बेसिक रूल था वो अडॉप्ट कर लेते हैं। यहां पे करंट I1 मान लेते हैं, यहां पे करंट बच्चों I2 मान लेते हैं, और यहां पर करंट I3 मान लेते हैं। मैंने तीनों करंट्स एक डायरेक्शन में मानी है, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं नोड X, ठीक। तो मैं लगा रहा हूं KCL एट X पे जब मैं KCL लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ठीक। जरा ध्यान से देखेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूं 5 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। आई होप आप सभी को ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 5 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ठीक है ना। अब मैं लगाता हूं KVL कहां? A B C D E F G H, इन सबको नाम दे देता हूं। मैं पहला जो KVL लगा रहा हूं, मैं लगाना शुरू करता हूं A B C F G H। इस पर्टिकुलर लूप में मैं KVL लगाता हूं, देखता हूं क्या इक्वेशन आती है बच्चों, ठीक है ना। स्टार्ट करूंगा मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो 60 माइनस 5 I1, ठीक है ना, माइनस 2 I2, ठीक, माइनस 6। अब की बार यहां पर मैं चल रहा हूं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, जब मैं इस पर्टिकुलर लूप में हूं तो मैं इस करंट को प्रेफरेंस दूंगा, तो I2 यहां लिखूंगा और I3 यहां पर ऐसे आ रही है, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू, वापस 60 पे आ गया तो 0। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, 60 माइनस 5 I1। आप सब लोग अपने आप इसको सॉल्व करिए, जिन्हें लगता है कि उन्हें आ रहा है। लास्ट में हम लोग आंसर मैच कर लेंगे, पता चल जाएगा भाई कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है ना।
चलो -6i2 -2i2 इज -8i2। फाइन, -5i1 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, -5i1, और साथ में मेरे को कुछ मिल रहा है, यस मिल रहा है, 6i3 मिल रहा है एंड 6i3 मिल रहा है जी। फाइन, 6i3, ओके। तो व्हाट आई गेट इज दिस इज इक्वल टू -60 लिख सकता हूं वैसे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन, अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी है। पहले मैं एक इक्वेशन और बनाता हूं, फिर मैं देखता हूं कि मैं क्या मैनिपुलेशंस कर सकता हूं। तो अब की बार मैं केवीएल लगा रहा हूं बच्चों, CDEFC, यहां पर केवीएल लगा रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। तो -3i3 -50, अब की देखो मैं प्लस से माइनस मूव कर रहा हूं बच्चों, -50 -6। अब की बार मुझे i3 को भाई प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि मैं थर्ड लूप में हूं। i3 -i2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। -3i3 -50 -6i3 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। -3i3 -6i3 इज -9i3 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 6i2 -9i3 इज इक्वल टू 50। अब यहां पर अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको i2 और i3 में इक्वेशन मिल रही है, यहां पर i1 नहीं आ रहा है। और यहां पर आपको किस में इक्वेशन मिल रही है, यहां पर आपको इक्वेशन मिल रही है i1, i2 और i3 में, ठीक। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अच्छा, मान लेता हूं कि इसमें आपसे कह रहा था फाइंड द करंट अक्रॉस I अक्रॉस 6 ओम, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि करंट अक्रॉस 6 ओम्स आपको निकालना है, ठीक है ना। फाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप जरा देखो आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, आपके पास 2 और ये 3 इक्वेशंस दिख रही भाई, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को जरा मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा बनाता हूं। सिमेट्रिकल सा क्यों बनाऊंगा अभी आपको समझ में आएगा। पहली इक्वेशन मैं लिख लूं -i1 प्लस i2, मैंने इसको लिख लिया -i1 प्लस i2 एंड इज इक्वल टू 5 प्लस 0i3 इज इक्वल टू 5। ये मैंने कर ली इक्वेशन ए, ठीक है ना। इक्वेशन बी पे आते हैं। इक्वेशन बी को मैं लिख लेता हूं -5i1 -8i2 प्लस 6i3 इज इक्वल टू -60। इसको मैंने इक्वेशन बी बना लिया। अभी तक कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। 0i1 प्लस 6i2 -9i3 इज इक्वल टू 50। ये मेरी हो गई इक्वेशन सी। अब देखिए इसी इक्वेशन में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं मैट्रिक्स मेथड। चलो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आएगा -1 -5 0 1 -8 प्लस 6 0 प्लस 6 -9। करंट्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, करंट्स की वैल्यू है i1 i2 i3 और राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है बच्चों 5 -60 एंड 50। अब मैं मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करूंगा, देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते वक्त सबसे पहले मुझे निकालना होता है डी, क्रैमर्स रूल। डी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 0 -5 -8 प्लस 6 0 6 एंड -9, इसका डिटर्मिनेंट। अभी तक आप सभी लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, स्मार्ट हो, आपको कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट निकालना आता है। -81 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या निकालता हूं, मैं निकालता हूं D1 D2 एंड D3। तो मुझे जरा ध्यान से आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है करंट अक्रॉस दी 6 ओम रेजिस्टर, ठीक है ना। 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वो आपसे करंट पूछ रहा है तो बेसिकली आपको i3 माइनस i2 निकालना है, ठीक है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप D1 D2 और D3 निकाल लो। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के बता देता हूं, ठीक है ना। मैं आपको एक वैल्यू बच्चों निकाल के बता देता हूं। फाइन, मान लेता हूं यहां से मैं D1 की वैल्यू बताऊं तो D1 या D3 बताते हैं। D3 कैसे निकालेंगे ये आप देखेंगे। D3 में देखिए इसको पहले दोनों
रोज एंड कॉलम्स ऐसे ही रहने दो, 0 1 -8 6। जो ये जो लास्ट वाला रो है इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 -60 एंड 50। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके लिखोगे, ये आ जाएगा 140। ठीक है ना। तो यहां से I1 की वैल्यू होगी D1/D, I2 की वैल्यू होगी D2/D और I3 की वैल्यू होगी D3/D। तो D3 मैंने निकाला हुआ है 140, D मैंने निकाला हुआ है -81। इसको सॉल्व करूंगा तो I3 लगभग आ जाएगा -1.7 एम्पियर के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं बच्चों, ठीक है ना। मैंने सीधे आंसर लिखे हुए हैं, सॉल्व करोगे आप अपने आप। ऐसे अगर D2 की वैल्यू पूछी जाए तो D2 कितना होगा बच्चों, पहला रो ऐसा ही लिखूंगा -1 -5 0, दूसरे में आ जाएगा 5 -60 50, क्योंकि यहां से ये सेकंड पे आ जाएगा। थर्ड को मैं एज इट इज रखूंगा 0 +6 -9। अब यहां पर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि ये मान लिया मैंने कि आप अब इतने स्मार्ट हो गए हो कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हो कैलकुलेटर से। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है भाई, 3 इक्वेशन है आपके पास और 3 अननोन है, I1 I2 I3। लगाते रहना सॉल्यूशन साइमल्टेनियस, कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, ठीक है ना। बट अगर आपको शॉर्ट में तुरंत आंसर चाहिए तो ये बेस्ट तरीका है। फाइन, चलो अब दूसरे सबसे बड़े डर को देखते हैं, दैट इज सुपर नोड। चलिए बच्चों अब सुपर नोड देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुपर नोड बनती कब है। तो बच्चों देखो, जब कभी भी दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए, यहां पर आप देखिए आपके दोनों नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है, मान लेता हूं इसका वैल्यू Vx है। ऐसे केस में बच्चों हम कहते हैं कि सुपर नोड बन रही है। अब देखते हैं कि सुपर नोड को एनालाइज कैसे करेंगे। देखो, नोड एनालिसिस में सबसे आसान तरीका है, हर नोड पे आप करंट अज्यूम कर लो। मान लो यहां से I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, यहां पर बच्चों I3 है और यहां पर I4 है। ये बेस्ट तरीका है करने का, ठीक है ना। अब जो मेरी सुपर नोड है, जब सुपर नोड पर मैं KCL लगाऊंगा तब मैं दोनों KCL की इक्वेशंस को एक साथ लिखूंगा। ये मेरा रूल है, ठीक है ना। मैं दोनों KCL की इक्वेशंस को एक साथ लिखूंगा। ये पहला तरीका है कि मैं दोनों KCL की इक्वेशंस को एक साथ लिखूं। मतलब मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। मान लिया यहां से मुझे करना है, तो मैं सेकेंड नोड पे जब KCL लगाऊंगा तो V2/R3 प्लस V2 - V1/R2 प्लस यहीं से मैं नेक्स्ट नोड पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट नोड है V3/R4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। और साथ में एक KCL की इक्वेशन लिखूंगा, V2 - Vx इज इक्वल टू V3, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, मैं दोनों नोड्स की इक्वेशन एक साथ लिखूं और उनको सॉल्व कर लूं, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, जैसा मैंने अभी आप बताया, V2 पे अगर मैं KCL लगाऊं तो जरा देखूं कौन कौन सी करंट्स हैं। ये मैंने बोला था I1 है, ये मैंने बोला था I2 है। तो देखिए I2 करंट अंदर आ रही है, बाहर कौन सी जा रही है, I3 और I4, ठीक है ना। तो I3 वो करंट है जो मेरी सुपर नोड में है, तो I3 की वैल्यू हो गई I2 - I4। अब I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है V1 - V2/R2 और I4 मेरा करंट कहां है, मुझे देखना है I4 की वैल्यू कितनी है, V2/R3, ठीक है ना। I4 की वैल्यू है V2/R3। ऐसे ही जब मैं इस नोड पे आऊंगा V3 पे, देखो या तो सीधे लिखो ऐसे इक्वेशन, या तो फिर हर नोड पर KCL लगाओ और लास्ट में सभी इक्वेशंस को ऐड करो। जब मैं यहां से V3 की इक्वेशन लिखूंगा तो V3 पर कौन कौन से करंट्स आ रहे हैं जरा आप ध्यान से देखो। तो V3 पे एक ये I3 आ रहा है, एक ये I1 आ रहा है और यहां से मेरा एक करंट बाहर भी जाएगा। मैं कहां तक इंडेक्स ले चुका हूं, 1 2 4 तक ले चुका हूं, तो इसको I5 ले लूं। तो जब मैं V3 की इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, तो V3 की इक्वेशन लिखते समय क्या आएगा, मेरे पास इनकमिंग करंट कौन सा है, एक्सक्यूज मी, I3 करंट इनकमिंग है,
और कौन सा इनकमिंग करंट है, I1 करंट इनकमिंग है, और बाहर जाने वाला करंट कौन सा है, I5, ठीक है ना। और I3 की वैल्यू मैंने क्या निकाली, I3 की वैल्यू मैंने निकाली I5 माइनस I1। I5 की वैल्यू कितनी है, I5 की वैल्यू है V3 अपॉन R4, और I5 के साथ दिस वॉज I1। I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है V1 अपॉन R1, ठीक है ना। तो ये मेथड है, ऐसे भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब देखिए ये भी I3 है, ये भी I3। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 अपॉन R2 माइनस V2 अपॉन R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R4 माइनस V1 अपॉन R1, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा, फाइन है। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। चलिए इसको बेटर समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने जब रेगुलर लेक्चर बनाया था तब उसमें आपको एक साथ इक्वेशन लिखना सिखाया था। आज मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले जरा देखो इस पूरे सर्किट में कहां कहां सुपर नोड बन रही है। तो अगर आप देखो तो एक सुपर नोड ये बन रही है बच्चों, और एक सुपर नोड ये बन रही है। इस पूरे सर्किट में मुझे दो जगह सुपर नोड दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं करंट का डिवीजन करता हूं। ध्यान से देखेंगे कि करंट को डिवाइड कैसे कर रहे हैं। इस नोड की पहले, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको हटा देता हूं, इस नोड की पहले बात करता हूं, ठीक है ना। इस नोड पे मान लेता हूं ये करंट है I1, ठीक है ना। मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये करंट है बच्चों I2, ठीक, और ये करंट मैंने मान लिया है I3, फाइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं इस नोड पे आ गया, I3 ऐसे आ रहा था, यहां से मैंने मान लिया I4 यहां चला गया, I5 यहां चला गया, और I6 यहां चला गया, ठीक। उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कह दिया कि I7 यहां चला गया। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले जरा मैं सुपर नोड्स वाली कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करता हूं, देखता हूं सुपर नोड वाली कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा है। सबसे पहली सुपर नोड जो मेरी बन रही है वो मुझे देगी V2 माइनस 3V1 इज इक्वल टू V3, ठीक है ना, फाइन, या V2 इज इक्वल टू 3V1 प्लस V3। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लू। ये मैंने X और XY सुपर नोड से ये इक्वेशन निकाली है, ठीक। अब जरा इस वाली सुपर नोड से देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है। इस वाली सुपर नोड पर अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे दिखेगा V1 प्लस 6 इज इक्वल टू V3। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सबसे लेंदी क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो फिर सुपर नोड के, वैसे मैंने जो सुपर नोड का एक्सक्लूसिव लेक्चर था उसमें सभी क्वेश्चंस करा दिए थे, सभी टाइप के, बट फिर भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक और तरीका देख लो जो नॉर्मल आपको यूपीटीयू और एकेटीयू की किताबों में मिलेगा, ठीक। अब आते हैं एक एक नोड पे। सबसे पहले आते हैं नोड 1 पे। नोड 1 पे मैं लगाता हूं KCL, ठीक। तो क्या होगा, इनकमिंग करंट कौन सा है, 6 एम्पियर का। यहां से आप देखेंगे तो 6 एम्पियर इनकमिंग है। आउटगोइंग करंट बच्चों कौन सा है, आउटगोइंग करंट से है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सबसे बेसिक तरीका है, इससे आंसर में कभी गलती नहीं हो सकती, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 6 इज इक्वल टू, अब I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 कितना है बच्चों, I1 है V1 अपॉन 0.2, कोई दिक्कत नहीं। I2 पे आते हैं। I2 कितना है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 वो करंट था जो मेरा सुपर नोड में जा रहा था, ठीक है। तो I2 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, I2 को एज इट इज लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। I3 पे आते हैं। I3 को क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक। अब यहां से इस इक्वेशन से अगर मैं I2 का वैल्यू निकालूं तो इसको सॉल्व करिए। देखिए I2 का वैल्यू आएगा 6 एंड दिस विल बी 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 is 7, दिस विल बी 6 माइनस 7V1 प्लस 2V2। ध्यान से देखेंगे, दिस विल बी
6 माइनस 7, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। 0.2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 5v1 प्लस i2 प्लस 2v1 माइनस 2v2। ठीक है ना, तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इतना कैलकुलेशन अब आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है। ठीक, तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया कि दिस इज इक्वेशन 3। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज इक्वेशन 3, फाइन। चलो अब आते हैं दूसरे नोड पे। दूसरा नोड मतलब मेरा V2 वाला नोड। अब इस पे देखते हैं कैसी इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकमिंग करंट्स कौन से। इनकमिंग करंट है बच्चों I3, इनकमिंग करंट है I3। आउटगोइंग करंट कौन कौन सा? आउटगोइंग करंट है I4 प्लस I5 प्लस I6। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगेन देखो, I6 मेरा वो करंट था जो सुपर नोड में जा रहा था, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इनफैक्ट I6 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। I6 को सब्जेक्ट बनाने का मतलब I6 इज I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है ना, I6 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आ रही है। I3 सबसे पहले देखते हैं। I3 करंट कहां है बच्चों? I3 करंट यहां है। I3 का वैल्यू कितना है? I3 का वैल्यू है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.5। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने करंट को कन्वेंशन के साथ लिया हुआ है, तो मैं इस नोड पे भी बैठा नहीं हूं, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं जो मैंने पहले नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि बहुत से बच्चों को इस मेथड में इजी लग रहा है, तो इसीलिए मैं यही करता हूं। कमेंट में मैंने बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज देखा था कि सर वो सिंपल केसीएल से बताइए, तो सिंपल केसीएल से बता रहा हूं। ठीक है ना, अब I4 की बात करते हैं। माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4? I4 की वैल्यू हो गई V2 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है ना, I5 करंट कहां है? यहां है I5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? I5 माइनस है यहां पे, आई एम सॉरी, I5 की वैल्यू होगी माइनस V2 माइनस V3 अपॉन 1। ठीक है ना, V2 माइनस V3 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके मैं सीधे लिख रहा हूं, आप अभी सॉल्व करिए, देखिए यही इक्वेशन आ रही है। I6 की वैल्यू आएगी 2V1 माइनस 6V2 प्लस V3। बेटा मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, इसीलिए मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। आप लेकिन इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फाइन। अब जरा I6 की बात करते हैं, या V3, एक नोड मेरे पास और है ना, जरा V3 पर भी लगा के देखते हैं KCL क्या आता है। अगर मैं V3 की बात करूं, नोड V3, बहुत ध्यान से देखेंगे नोड V3 पर क्या आ रहा है। नोड V3 पे अगर मैं KCL लगाऊं तो मुझे I6 करंट आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, और मुझे I5 भी आती हुई दिखाई दे रही है। और कौन कौन सी करंट है? अगर आप ऊपर से देखें तो I2 भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से I2 भी आ रही है, तो यहां से मैंने I2 भी ले आया। और बाहर क्या जा रहा है? I7, यहां से I7 बाहर जा रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब I2 और I6, ये दो करंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ठीक है ना, I2 भी निकाल चुका हूं और I6 भी निकाल चुका हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I7 माइनस I5। ठीक, I7 की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी है? V3 अपॉन 1। I5 की वैल्यू निकाल सकता हूं, सर्किट देखता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। I5 की वैल्यू हो गई V2 माइनस V3 अपॉन 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं। मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन चल रही है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 4 तक पहुंच चुका हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 5 इक्वेशंस हैं। सबसे पहला काम मैं क्या कर सकता हूं? 3 और 4 को ऐड करूं और 5 के बराबर पुट कर दूं। ठीक, 5 इक्वेशन है आपके पास और आपके पास 3 अननोन है। आपको निकालना है V1 V2 V3। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था V1 V2 V3। लेक्चर को पॉज करिए और इक्वेशन 2 3 4 5 को सॉल्व करके यहां पर वैल्यू निकालिए। मैं आपको वैल्यू बता सकता हूं कि क्या आने वाली है। बेसिक तरीका क्या है? सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन में पुट 3 and 4
इन 5, ठीक, 5 मतलब यहां पर I2 और I6 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तब आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं क्या आने वाली है, प्लीज इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। लेंथी इक्वेशन है, V1 इज इक्वल टू -1 वोल्ट आएगा, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा और V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक तरीका है, सबसे आसान तरीका है। वैसे ये सबसे टफ क्वेश्चन है, अगर आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है। इसमें सारे केसेस इनकॉर्पोरेट कर लिए मैंने जो एक्सक्लूसिव लेक्चर बनाया था आपका सुपर नोट का, उसके क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी थे, ठीक है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए मैं ड्युअलिटी पर अलग लेक्चर नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ड्युअलिटी का हम पहले ही सेपरेट लेक्चर बना चुके हैं। मतलब सिंगल टॉपिक है बट फिर भी हम पूरा 30-35 मिनट का 1 घंटे का उस पर लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो ड्युअलिटी यूनिट 1 में जो ड्युअलिटी वाला पार्ट है उसके लिए आप वो एक्सक्लूसिव लेक्चर पढ़ लेंगे। मैं सजेशंस में डाल दे रहा हूं वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक। बाकी सब हमने कवर कर लिया है। अब कुछ 2-3 क्वेश्चंस करता हूं जो सेमेस्टर में पूछे जा चुके हैं। चलो बच्चों सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे V और I का वैल्यू निकालना है। ये आपके यूपीडीयू में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 5 ओम और 4 ओम पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 5 into 4 is 20 डिवाइडेड बाई 5 plus 4 is 9, ठीक है ना। तो 9 2 is 18.22 ओम, ठीक है। तो इस पूरे इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं 2 ओम से रिप्लेस कर सकता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं सर्किट स्मार्टली बनाना सीख गया तो मेरा आधा काम हो गया बच्चों। तो दिस इज 2.2 ओम्स। देखिए एब्सर्ड वैल्यू से हमें बिल्कुल नहीं डरना है कि सर 2.3 है, 2.4 है, 2.9 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे भाई कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, उससे ही कैलकुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलो सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। और यहां पर मेरा है 1 ओम एंड ये मेरा क्वेश्चन देखिए यहां पर एक V वोल्ट दे रहा है। तो ठीक है मैं यहां पे V वोल्ट बना लेता हूं। सर्किट को वैसे लिखते हैं जैसा मुझे देखने की आदत है। मुझे ऐसा सर्किट देखने की आदत है, मैं ऐसा सर्किट देख रहा हूं। अब सर्किट कुछ ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है ना। अब सर्किट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा सर्किट हम जानते हैं। अब यहां पर देखिए मैं बहुत स्मार्टली एक काम करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। यहां से करंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां से करंट आई जा रहा है, मान लेता हूं यहां I1 चला गया बच्चों, तो यहां कितना जाएगा, यहां जाएगा बच्चों I माइनस I1, ठीक। अब ये करंट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर यहां दिया हुआ है। अब यहां पे देखो I माइनस I1 जा रहा है, यहां 1 एम्पियर चला गया भाई, तो यहां कितना जाएगा। यहां बहुत क्लियर सी बात है, I माइनस I1 में से 1 माइनस कर दो, इतना जाएगा। तो अब 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका था मैं करंट डिवाइडर लगाता, बट अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत से कमजोर बच्चों को नहीं समझ में आता, तो उनके लिए ये मेथड है, ठीक। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सभी लूप्स में KVL लगाऊंगा। इसको लूप 1 बोल देता हूं बच्चों, इसको लूप 1 बोल देता हूं, इसको मैं लूप 2 बोल देता हूं, इसको मैं लूप 3 बोल देता हूं, ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सभी लूप्स में KVL लगाऊंगा। यहां से स्टार्ट करता हूं, I1 की डायरेक्शन में चलता हूं। सबसे पहले मुझे मिला -2.2 I1, ठीक है ना। उसके बाद -2 होना चाहिए, बट करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इसको मैंने प्लस कर दिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां -2 होना चाहिए था। मैं फिर से बता रहा हूं इसको, देखिए यहां पर -2 टाइम्स ऑफ होना चाहिए था I माइनस I1 -1, लेकिन ये तब होता जब मेरा करंट इधर होता। करंट तो इधर दिया था तो मैंने इसको भाई प्लस कर लिया, ठीक। ऐसे ही ऊपर वाले में 3 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मैं सीधे आपके सामने सॉल्व्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ये आएगा 5I1 माइनस 7.2, सॉरी ये आएगा 5I माइनस 7.2 I1 इज इक्वल टू 2, ठीक। इसको मैंने इक्वेशन ए बना लिया। अब मैं दूसरे लूप में KVL लगा लूं, ठीक है ना। अब मैं दूसरे लूप में KVL लगाऊं। एक्चुअली मुझे तीनों लूप्स में KVL लगाना है और अपनी इक्वेशंस लिखनी है। दूसरे लूप में KVL लगाना है तो मैं ऐसे चल रहा हूं करंट की डायरेक्शन में। तो पहले मुझे मिला -3
I माइनस I1, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला -1 इंटू 1, कोई बात नहीं। फिर मुझे मिला माइनस से प्लस v इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या इक्वेशन मिल गई, मुझे इक्वेशन मिल गई बच्चों 3i माइनस 3i1 इज इक्वल टू v माइनस 1, इक्वेशन नंबर बी। फिर मैंने थर्ड लूप में केवीएल लगा लिया। थर्ड लूप में मैंने केवीएल लगाया तो मैं ऐसे लगा रहा हूं भाई, ठीक। तो पहले मुझे क्या मिला, ऐसे क्या, इनफैक्ट करंट की डायरेक्शन में ही लगाता हूं, दैट विल बी बेटर, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। मैं ऐसे ही मूव कर रहा हूं, तो -1 इंटू करंट इज 1, पहला टर्म तो यही आया। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स i माइनस I1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एक और इक्वेशन आ जाएगी, मैं सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन आएगी 2i माइनस 2i1 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और मेरे पास 3 अननोन्स हैं, I1 एंड I3, ठीक। I1 एंड I2 यहां पर मैं स्मार्टली मैनिपुलेट करके वैल्यूज निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालनी थी बच्चों V और I की, ठीक। मैं सीधे सॉल्व करके आपको बता देता हूं। V का वैल्यू आएगा 5.5 वोल्ट्स, ठीक। सॉल्व कर लेंगे इसको आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I का वैल्यू आएगा 3.97 एम्पियर। ये दोनों आंसर्स मैं लिख रहा हूं, मैंने मेथड आपको बता दिया। 3 इक्वेशन है मेरे पास, ठीक, कोई डाउट नहीं। और I1 एंड V 3 अनसॉल्व्ड हैं, ठीक। I1 V 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। वेरी गुड क्वेश्चन दिस वाज, आपके सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगेन वही प्रॉब्लम जो हर बार होती थी, डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बीच में वोल्टेज सोर्स है, समझ नहीं आ रहा है सर कि इसको सुपर नोड बनाना है नहीं बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई। बीच में 4 ओम भी है। पहला तो बहुत से बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि सुपर नोड बनना है कि नहीं, बहुत से लोगों ने पूछा, तो इस सब पे जाते ही नहीं है। वो मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने अभी सीखा है। इस नोड पर पोटेंशियल मान लेते हैं भाई V1, इस नोड पे पोटेंशियल मान लेते हैं भाई V2, ठीक। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कैसा भी दिया हो, इस क्वेश्चन में इनफैक्ट आपको दिया है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, मान लेते हैं यही पूछा गया मुझसे, मतलब मुझसे Vx पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो भाई सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहां से करंट फटाफट से डिवाइड करते हैं अपने आप। ये I1 हो गया मेरे भाई, ये हो गया I2 और ये हो गया भाई I3, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। I3 यहां से आ रहा है और सर I2 यहां से आ रहा है, और सर मान लेते हैं कि I4 यहां पे जा रहा है, ठीक है ना। 2 नोड है मेरे पास, मैं फटाफट 2 इक्वेशंस लिख सकता हूं। पहले मैं नोड 1 पे आता हूं। नोड 1 पे अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो कौन कौन सी करंट्स हैं, I1, I2 और I3। भाई ये तो तीनों ही बाहर जा रही हैं और साथ में एक करंट और भी बाहर जा रही है 5 एम्पियर की। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नोड 2 पे आते हैं भाई। नोड 2 पे देखें क्या सीन है। नोड 2 पे क्या सीन है भाई, नोड 2 पे मुझे बाहर जाती हुई करंट्स कौन कौन सी दिख रही हैं। पहले अंदर आती हुई करंट्स देखते हैं। I2 अंदर आ रही है, वेरी गुड। I3 भी अंदर आ रही है, कोई बात नहीं। 4Vx भी अंदर आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन I4 बाहर जा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। अब जरा ये I1, I2, I3 की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं। अब तक आप मेथड समझ ही गए होंगे। सबसे पहले I1 की बात करते हैं। I1 को कैसे लिख सकता हूं बच्चा पार्टी, V1 अपॉन ये रेजिस्टर, इसकी वैल्यू 3 ओम्स है, V1 अपॉन 3, वेरी गुड। I2 का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं आप लोग, फटाफट अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ये रिविजन चल रहा है भाई, रिवीजन में आपको स्मार्टली काम करना है। I2 कैसे लिखना है, V1 प्लस 5, ठीक है ना, माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4। अब ये कैच है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। गलती क्यों होती है, जरा ध्यान से देखो। आप अगर माइनस Vx ले लोगे तो आप I2 का वैल्यू कैसे लिख सकते हो फिर भाई। अगर करंट में चल रहे हो तो करंट में चलो, अगर वोल्टेज में चल रहे हो तो वोल्टेज में चलो। तो आप देख रहे हो कि मैं हर जगह एक ही वैल्यू फॉलो कर रहा हूं,
ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों, यहां पर गलती नहीं करनी है। फिर से स्टेप को समझिए, V1 प्लस 5 फाइनली पहुंचे V2 पे, और रेजिस्टेंस कितना था, ये 4 ओम का था। ठीक है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। मैंने इस Vx का कोई इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक, ध्यान रखेंगे, मैं अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। यही वो क्वेश्चन है भाई जहां सबसे ज्यादा गलती हो सकती है। बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखेंगे। चलो I3 की वैल्यू पे आते हैं भाई। I3 कहां है मेरा, ये है। I3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, I3 की वैल्यू होगी फटाफट V1 माइनस V2 अपॉन 2। स्मार्ट है आप लोग, अब तक समझ गए होंगे। I4 का वैल्यू कितना होगा, I4 का वैल्यू होगा बच्चों V2 अपॉन 1। ठीक, अब मेरे पास I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, दो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, हर जगह मुझे ये वैल्यूज रखनी है। I1 I2 I3 की वैल्यू पहले यहां पे रख दीजिए, कितना आएगा, I1 की वैल्यू है V1 अपॉन 3 प्लस I2 की वैल्यू है V1 प्लस 5 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I3 की वैल्यू है बच्चों V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई होप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मार्ट बच्चे हैं सब। उसके बाद यहां पर आते हैं, I2 की वैल्यू क्या है, यहां पर, यहां से हम I2 की वैल्यू रखेंगे, ये उठा सकते हैं, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यहां पर मैनिपुलेट क्या कर सकते हैं भाई, Vx। अब ये स्टेप सबसे ज्यादा मजेदार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे कॉलेज के कई बच्चों ने कई बार ये स्टेप पूछा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निधि गुप्ता, आपने ये क्वेश्चन कई बार पूछा था। दिस इज Vx, दिस इज 4। सर कैसे लिखेंगे I2 की वैल्यू, ठीक, मैंने बोला था Vx इज इक्वल टू 4I2। तो कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर Vx इज इक्वल टू माइनस 4I2 क्यों नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है। हो सकता है ये लेक्चर देखते देखते भी बहुत से बच्चे सोचें कि यार ये कैसे आ गया, तो जरा देखो यार ये कैसे आ गया। मैं यहां से चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां से चल रहा हूं, ठीक, तो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे एक पैसिव एलिमेंट मिल रहा है, ड्रॉप कितना है, माइनस 4I2 का, ठीक, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो प्लस से माइनस जाऊंगा तो माइनस Vx होगा, तो माइनस Vx और माइनस 4I2 एक ही चीज है, तो यहां से मैं Vx इज इक्वल टू 4I2 ही लिख सकता हूं, Vx इज इक्वल टू 4I2। तो अगर मैं Vx इज इक्वल टू 4I2 बच्चा पार्टी लिख दूं तो मेरी ये इक्वेशन थोड़ी और मॉडिफाई हो गई, ये मॉडिफाई होके क्या आ गई, ये आ गई 17I2, वेरी गुड, प्लस I3, 17I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो अब मैं इसको इनफैक्ट इक्वेशन 2 मानूंगा, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं तो इसको इक्वेशन 2 मानूंगा। भाई Vx तो मैं नहीं चाहता ना रहे, क्यों अननोन बढ़ाऊं। अब यहां पर वैल्यू रख दो भाई, 17 टाइम्स ऑफ V2 मैं निकाल चुका हूं, V1 प्लस 5 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, प्लस I3 का वैल्यू है V1 माइनस V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू I4 का वैल्यू है V2 अपॉन 1। अब देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से आप V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आंसर लिख रहा हूं बच्चों, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। V1 का वैल्यू आएगा माइनस 7.5 वोल्ट और V2 का वैल्यू आएगा माइनस 2.5 वोल्ट, ठीक। अब I2 निकाल लें हम, क्योंकि मुझे Vx निकालना है, Vx है 4I2 और I2 मैंने कितना लिखा हुआ है, I2 की वैल्यू यहां से उठाते हैं, कितनी है भाई I2, ये V1 प्लस 5 माइनस V2, तो V1 है माइनस 7.5 प्लस 5 माइनस V2 का प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 4, तो भाई ये तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब Vx इज इक्वल टू 0 आएगा। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके का क्वेश्चन रिवीजन में करा दिया है और ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट हैं उन क्वेश्चन से जो हमने लेक्चर्स में किए थे। देखो बच्चों, अगर आपको 90% के ऊपर स्कोर करना है, बिल्कुल भी नेटवर्क से नहीं डरना है, तो आप रेगुलर लेक्चर देखो, साथ में रिवीजन, पहले रेगुलर लेक्चर पूरा करो, तुरंत उसके बाद
एक दिन का गैप लेके रिवीजन लेक्चर देख लो, आपकी पूरी यूनिट 1 प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने सिर्फ ड्यूअलिटी छोड़ा है क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस करा चुका हूं जो एकेडीयू में पूछे जा चुके हैं। तो बेसिकली आपको ड्यूअलिटी और ये लेक्चर मिला के देखना है एंड योर यूनिट 1 इज कंप्लीट। क्लियर है? जब तक आप यूनिट 1 नहीं देख लेते, आप देख रहे हो तो मुझे ऑब्वियसली व्यूज में और वॉच टाइम में पता चल जाएगा। जब वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा तभी सेकंड यूनिट का लेक्चर लाइव होगा, क्योंकि यार रिवीजन का मोटिव तो यही है कि आप देखो, क्योंकि लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। फाइन। तो जैसे ही मुझे व्यूज में और वॉच टाइम में पता चल जाएगा कि आप देख चुके हो, वैसे ही आपको सेकंड यूनिट का लेक्चर मिल जाएगा। टिल देन एज आई ऑलवेज से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियो देखते हो, उसको लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज लाइक द वीडियोस। योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन मोटिवेट अस टू कम अप विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट। फाइन। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, watch the lecture in order to get the second lecture ASAP. Thank you.